So, in the last session, we have seen about methods, typecasting, character encoding, और टाइप कास्टिंग में हमने बात किया था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की, जिसको हम लोग वाइंडिंग नहीं वाइडनिंग बोलते हैं। ये जरा सा गलत हो गया था, वाइडनिंग, ठीक है। तो वाइडनिंग होता है और नैरोइंग होता है। मतलब आप वाइड कर रहे हैं, छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक बाइट डेटा टाइप की वैल्यू, ठीक है, अगर एक बाइट डेटा टाइप की वैल्यू हम इंट में डालें तो हमने उसकी रेंज बढ़ा दी या घटा दी? बढ़ा दिए ना रेंज को। हाँ, तो वाइड कर दिए, इसी को बोलते हैं वाइडनिंग। और अगर बड़े को छोटे में डाल दे तो उसको बोलते हैं नैरो करना, नैरोइंग, ठीक है। तो वाइडनिंग तो इम्प्लिसिटली हो जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। यहाँ पे हमने कुछ तो नहीं किया है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, अपने आप हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर बात नैरोइंग की आप करेंगे तो नैरोइंग में आपको मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है, थोड़ा सा। तो चलिए अब नैरोइंग की बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल किया था, अनम ने कल एक सवाल किया था कि जैसे यूनिकोड जो होता है, अब यूनिकोड हमने बोला कि भाई यूनिकोड में बहुत सारी चीजें होती हैं, लगभग 1.5 लाख होता है, ठीक है। और जब हम कैरेक्टर को यूनिकोड में होल्ड करेंगे, जैसे कैरेक्टर में हमने क्या होल्ड किया था कि भाई ये देखिए, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है 65535, ये इतनी मैक्सिमम वैल्यू होती है। यही पूछ रहे थे कल अनम भी, तो हमने इनको बताया था 65535 कैरेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इससे ज्यादा क्या ले सकते हैं क्या? सिर्फ 5539 ले सकते हैं कैरेक्टर में? कोई बताए हमें। ले सकते हैं ना सर? लेके देखिएगा। कैरेक्टर की रेंज होती है मैक्सिमम 65535, उससे बड़ी नहीं ले सकते। तो सवाल फिर ये आ जाएगा कि जब उससे बड़ी आप वैल्यू नहीं ले सकते हैं तो इन यूनिकोड्स को, मान लीजिए 90,000 वाला कोई यूनिकोड है या बड़ी वैल्यू कोई है, उसको कैसे होल्ड कराएंगे? तो उसके लिए आपको रैपर क्लास पढ़ना पड़ेगा। हर प्रिमिटिव की एक रैपर, मतलब हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक क्लास बनी। जो कैर है तो कैर के लिए कैरेक्टर नाम की क्लास है, इंट है तो इंट के लिए इंटीजर नाम की क्लास है ना। हर प्रिमिटिव के लिए, बूलियन के लिए बूलियन नाम की क्लास है। वो सब आपको आगे चल के देखने को मिलेगा जब आपको मैं रैपर क्लास पढ़ाऊंगा। तो मान लो कोई कोई मान लो आपको इमोजीज वगैरह प्रिंट करना है, तो उसके लिए कैरेक्टर नाम की क्लास का मेथड होता है, हाई सरोगेट, लो सरोगेट, उससे होता है। वो सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी जितनी प्रिमिटिव की रेंज है हम उस तक ही अपने आप को सीमित करके चलेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बाकी तो यहाँ पे वाइडनिंग में और कुछ नहीं बचा। आप लोग वाइडनिंग समझ गए कि भाई एक छोटे डेटा टाइप को हम बड़े में डालते हैं तो अपने आप चला जाता है। वाइडनिंग में एक बात ध्यान दीजिएगा कि कैरेक्टर को बाइट और शॉर्ट में डाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इनवैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा, और ये इनवैलिड, मतलब इनवैलिड इन द सेंस डायरेक्टली आप इस तरह से नहीं डाल सकते, है ना। इस तरह से आप करेंगे तो आपको एरर दिखेगा, यहाँ पे आपको एरर दिखेगा, ठीक है। मैं अगर आपको अनकमेंट करके दिखा भी दूं, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको एरर दिखेगा यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बाइट लिखना पड़ेगा, तब होगा। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गए। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। ये सब तो कल हमने बता दिया था आपको पूरा। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। इसको भी हमने कमेंट कर लिया। अब बात कर लेते हैं नैरोइंग क्या होता है। नैरोइंग टाइप कास्टिंग मतलब कोई बड़े वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करना हो गया। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक इंट टाइप की वैल्यू है। अब जरा इधर नीचे आ जाए, ऊपर का छोड़ दें कहानी जो भी है। एक है आपके पास इंट x इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इंट की जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अगर इंट की वैल्यू मुझे बाइट में होल्ड करना होगा, बाइट b इज इक्वल टू एक्स, तो ये डायरेक्टली नहीं होगा।
इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि इसको बाइट में टाइपकास्ट करना है, हमें इम्प्लिसिटली नहीं होगा। तो यहाँ ब्रैकेट लगा के आप बाइट लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें डेटा लॉस भी हो जाता है, ठीक है। नैरोइंग में, नैरोइंग वाले में मैं यहाँ पे लिखा हूँ कहीं, यहाँ पे इसमें क्या होता है, डेटा लॉस भी हो जाता है, डेटा लॉस भी हो जाता है। और इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता है, नो डेटा लॉस। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम देते हैं, फ्लोट f इज इक्वल टू है 14.77 f, ठीक है। अब मैं इसको नैरो करूंगा, मैंने बाइट b1 इज इक्वल टू f कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और बड़े से छोटे में इम्प्लिसिट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आप इस तरह से बाइट लगा देंगे और आप सिस आउट करें b1 को। यहाँ पे मैं रिकर्शन का m1 कॉल करूंगा, देखिएगा। तो यहाँ पे 0.77 क्या मेरा डेटा लॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ ना। तो जब भी आप नैरो करेंगे डेटा टाइप को, आपका डेटा लॉस्ट का खतरा रहता है। तो ये आपको, प्रोग्रामर को ये चीज समझना है कि हमें इसमें मतलब कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, हम करेंगे तो ऐसा दिक्कत हो सकती है, ये प्रोग्रामर को ख्याल रखना है। क्योंकि इंट की बहुत बड़ी रेंज है, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ बाइट बी है, अब यहाँ पे मैंने सेस आउट किया बी और मैंने यहाँ पे रन किया, देखिए तो नहीं हुआ ना। ये निगेटिव वैल्यू आ गई, वो निगेटिव वैल्यू उसी के पीछे घूमती रह जाती है। तो ये इस तरीके से आपको काम नहीं करना है, ठीक है। कभी भी आपको इस तरह से बहुत बड़ी वैल्यू लेकर के आपको छोटे वैल्यू में स्टोर नहीं कराना है, अदरवाइज दिक्कत होगी। हाँ, आपने मान लीजिए कहीं ऐसा कोई इंट में आ रहा है, बाई डिफॉल्ट आ रहा है कहीं से डेटा इंट में, आप चाहते हैं कि नहीं यार उसको बाइट में कर लो, तो इस तरह से आप बाइट में कर सकते हैं। तो रेंज का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज जब आप नैरोइंग करते हैं तो आपका डेटा लॉस भी होता है, ठीक है। तो अब नैरोइंग किस में किया जा सकता है, जैसे कि डबल हो गया डेटा टाइप, अगर मैं बड़े से छोटे क्रम में लिखूं तो डबल, फ्लोट, लॉन्ग, एंड, शॉर्ट, बाइट, ये हो गया। अब इन बड़े वालों को आप किसी भी छोटे वाले में कन्वर्ट करें, इन जो जितने भी बड़े डेटा टाइप हैं, ये बड़े डेटा टाइप, इनको अगर छोटे वाले में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे वाइडनिंग हो रहा है कि नैरोइंग हो रहा है? नैरोइंग हो रहा है। हाँ, नैरोइंग हो रहा है, बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है नैरोइंग का। इसी तरह कैरेक्टर में भी आप नैरो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कर लिया आपने, इंट k इज इक्वल टू 65, ये है। इंट की रेंज बड़ी होती है, कैर की छोटी होती है। तो कैर में नैरो करेंगे, अगर आप मान लीजिए कैर c इज इक्वल टू आपने कर दिया k, तो अब भाई चूंकि आप नैरो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक होगा ना, इम्प्लिसिट नहीं होगा, आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे यू हैव टू राइट कैर हियर, तो हो जाएगा। लेकिन अब मिलेगा क्या, 65 का जो यूनिकोड होगा वो मिल जाएगा। ये मेरे को बहुत सही चीज लगती है, इससे आप कोई भी नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर का यूनिकोड मतलब कौन से यूनिकोड कैरेक्टर का ये डिजिटल फॉर्म, डिजिट वाला फॉर्म है, न्यूमेरिक फॉर्म है। जैसे 65 का देखिए यहाँ पे, एक मिनट, सी को प्रिंट नहीं कराया हमने, अगर आप सी को प्रिंट कराएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ए आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम किसी भी नंबर का चेक करा सकते हैं यहाँ पे कि भाई अगर हमें देखना है कि 100 का चेक कीजिए क्या है, तो आप इसे 100 करके करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अच्छा 100 मतलब लोअर केस में डी। तो इस तरीके से आप नैरोइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ नैरोइंग का सीन? बताएं भाई। यस सर। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है नैरोइंग का। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप, मैं पेंट ओपन करके एक चीज समझा देता हूं आपको। जब आप एडवांस जावा पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ टाइप कास्टिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। आप जब कल को, हमेशा हम लोग देखिए स्कैनर की के मदद से काम नहीं करेंगे, आगे चल के हम स्कैनर का यूज करना छोड़ देंगे। हमारा जो डेटा होता है वो वेब पेज से आता है। एक वेबसाइट के अंदर डेटा कहाँ से आता है, एक वेब पेज, एक वेब एप्लीकेशन में डेटा वेब पेज से आता है। तो मान लो एक वेब पेज इस तरह का दिख रहा है, फेसबुक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों ने देखा ही होगा कभी अगर फेसबुक यूज किया होगा तो मान लो ये फेसबुक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है,
और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने क्या क्या फिल किया, आपने नेम फिल किया, नेम यहाँ कर लिया राहुल, फिर आपने एज किया, मान लीजिए सपोज वो एज मांग रहा है 19, और मान लीजिए आपने यहाँ कर दिया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। जब ये डेटा आपका बैकएंड में जाएगा, फ्रंट एंड से बैकएंड में जाएगा, तो ये राहुल जो होगा वो भी आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा, एज जो होगा वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा, और पासवर्ड भी आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा। अब मुझे एज इंट के फॉर्म में चाहिए, तो स्ट्रिंग टू इंट करने आपको आना चाहिए। समझ रहे, यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर एज आपको इंट फॉर्मेट में चाहिए तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग को टाइप कास्ट कैसे करते हैं वो हम तब पढ़ेंगे जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट वही है। टाइप कास्ट मतलब एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, कंसेप्ट वही रहेगा जो हम लोगों ने टाइप कास्टिंग में मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। इसीलिए हमने टाइप कास्टिंग बताई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइप कास्टिंग आप सिर्फ कोर जावा तक सीमित है, बहुत जगह आपको टाइप कास्टिंग की नीड पड़ेगी और आप टाइप कास्टिंग करेंगे भी। स्प्रिंग बूट वगैरह जब आगे चल के आप करेंगे पढ़ेंगे, तो स्प्रिंग बूट भी ऑटोमेटिकली डेटा को टाइप कास्ट करता है, वहां आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनली आपकी स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इंट में या फिर करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा टाइप होगा उसमें कन्वर्ट हो जाती है। स्प्रिंग बूट में ऑटोमेटिकली होता है, इसीलिए सब लोग स्प्रिंग बूट आजकल बोल रहा है कि विदाउट स्प्रिंग बूट तो आजकल जॉब लगना मुश्किल ही है ना। तो हम हर चीज कवर करेंगे। जब स्ट्रिंग पे आएंगे तो स्ट्रिंग वाला मसला आपको समझा देंगे, स्प्रिंग बूट पे आएंगे तो स्प्रिंग बूट वाला समझा देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए इतने का हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको पूरा और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं, हाँ चलो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम लोग का टॉपिक रिकर्शन चल रहा था, और रिकर्शन में आपको हमें बताना पड़ गया कि भाई लोकल इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, और लोकल इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बता ही रहे थे, तो हमने बोला टाइप कास्टिंग भी छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया जाए। अब आते हैं वापस से रिकर्शन पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अब हम बताएंगे आपको। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया सिसआउट हेलो, ठीक है, हेलो किया, और हेलो करने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया सपोज एक काम करते ऐसा कर लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे कर लिया हमने प्लस आई, ठीक है। क्या आएगा आउटपुट अगर रन करेंगे तो बताएं। हेलो वन। हेलो 1, परफेक्ट। अगर मैं इसको रिकर्शन कर दूं यहाँ से और यहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर दें तो क्या आएगा आउटपुट। हेलो वन लूप में चला जाएगा। हेलो 1 2 3 आएगा या हेलो 1 1 ही आएगा। हेलो 1 1 ही आएगा सर, तब क्योंकि हेलो हाँ 1 2 3 ऐसे नहीं प्रिंट सुदीप 1 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने अंदर डाल के रखा हुआ है। जब मेथड दोबारा चलेगा तो वेरिएबल रीडिक्लेयर इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, अगर हमें हेलो 1 2 3 चाहिए इंस्टेंस तो वेरिएबल। हाँ सर करेक्ट, आउटसाइड द मेथड सर। आउटसाइड द मेथड ये हमने बना लिया। अभी ये डिफॉल्ट है, ठीक है, आप समझते हैं डिफॉल्ट मतलब इसका स्कोप विद इन द पैकेज रहने वाला है, ठीक है। तो कहीं हम पैकेज के बाहर से एक्सेस ही कहाँ कर रहे हैं, करते हैं तो दिक्कत आती, अभी तो नहीं कर रहे हैं तो ठीक है डिफॉल्ट रहने दो। या फिर अगर इस वेरिएबल को आप सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही इस्तेमाल कर रहे हो तो क्यों ना इसको हम प्राइवेट कर लें, है ना। अगर हमको सिर्फ इस आई को इसके अंदर ही करना है, इसी मेथड में करना है, मींस विद इन द क्लास ही करना है, तो क्यों ना प्राइवेट ही कर लें, ताकि इसका एक्सेस बाहर से मिले ही ना, देंगे ही नहीं हम किसी को बाहर से एक्सेस। अब हम रन करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये आया आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैक ओवरफ्लो एरर आता क्यों है, ठीक है, ये स्टैक ओवरफ्लो क्यों आता है। अब आ जाते हैं हम पेंट में। देखिए
पहले तो स्टैक की बात आई है, तो सबसे पहले ये बताइए कि स्टैक क्या होता है, व्हाट इज स्टैक? सर एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है जो परफेक्ट, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। जो लीफो प्रॉपर्टी को फ्लो करता है लास्ट। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट ना? यस सर। ठीक है। मतलब स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट को सपोर्ट करता है। स्टैक इज जस्ट लाइक अ बाल्टी, ठीक है, ये हो गया, ये स्टैक है। अब मान लो ये कोई बकेट है, अब बकेट में आपने क्या किया, एक स्लैब डाला, एक टाइल्स डाल दिया, मान लो टाइल होता है ना, वो टाइल डाल दिया, एकदम बकेट के साइज ही क्या है समझ लिए, जरा सा एकदम फर्क है। ऊपर से फिर से अगर एक टाइल डाल दें तो अब क्या नीचे वाली निकाल सकते हैं आप बिना ऊपर वाली हटाए? नहीं सर। नहीं जाएगा। तो स्टैक कुछ ऐसे ही काम करता है, स्टैक कुछ ऐसे ही काम करता है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि ये एक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। सर ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, अब हम उस पे क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे, लीनियर है बाइनरी है उस पे नहीं जाएंगे हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम इररिस्पेक्टिव ऑफ डीएसए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम डीएसए पढ़ रहे हैं, है ना? तो सिंपल हम इसको इसलिए हम डीएसए बोल रहे हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, नॉट एल्गोरिथम, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, देखिए डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं जो डेटा होल्ड कर पाए एंड उसमें कुछ डिसिप्लिन हो, है ना, डिसिप्लिन कहता है तो डेटा होल्ड किया जाए। तो अगर कहीं ना कहीं स्टैक में डिसिप्लिन है या नहीं है, स्टैक की डिसिप्लिन क्या है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। इससे क्या बेनिफिट है भाई हमको, अगर मान लीजिए कि मैं एक डेटा स्टैक में डाला, ये मेरा स्टैक है, और एक बात ध्यान रहे, स्टैक रैम में बनेगा कि हार्ड डिस्क में? रैम में। हाँ, स्टैक हमेशा रैम में बनेगा ना, हार्ड डिस्क में नहीं बनेगा, क्योंकि स्टैक टेम्पररी स्टोर करता है, परमानेंट स्टोरेज के लिए तो फिर हम माइस्क्यूएल वगैरह यूज करते हैं, तो स्टैक हमारा ये हमेशा रैम में बनेगा, ये रैम वाला पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैक में मान लीजिए मैंने कोई डेटा डाला, ये हमारा डेटा है, आगे चल के हम स्टैक बनाना भी सीखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो एक डेटा डाला, फिर दूसरा गया, और फिर तीसरा गया, तीसरा थोड़ा बड़ा डेटा है मान लो, और ये चौथा गया, 4 डेटा हमने डाला। अब जो सबसे पहले डाला था वो सबसे बाद में ही निकलेगा, ये स्टैक बोलता है, मतलब ये नहीं निकल सकता, सबसे पहले यही निकल सकता है ना? ये सबसे निकालने को इसमें बोलते हैं पॉप, पॉप मतलब निकालना, और डालने को पुश पुश सर। पुश। हाँ, तो पुश ऑपरेशन से इंसर्ट किया जाता है, पॉप से रिट्राइव किया जाता है, रिमूव किया जाता है डेटा, ठीक है। और भी मेथड होते हैं, पीक होता है, पुश होता है, पॉप होता है, पीक होता है, सर्च होता है, वो सब आगे की चीजें कलेक्शन फ्रेमवर्क की। तो अब ये बताइए कि बढ़िया क्या है कि मैं एक डेटा डाला जो सबसे नीचे दब गया यहाँ पे, फिर दूसरा डेटा डाला वो यहाँ दब गया, तीसरा डेटा डाला वो यहाँ दब गया, और चौथा वाला यहाँ दब गया। अब मैं पहला वाला डेटा सबसे लास्ट में ही निकाल सकता हूँ, ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा था कि कोई डेटा हम कभी भी डालते हैं कभी भी निकालते हैं? कभी भी डालो कभी भी निकालो। हाँ, कभी भी डालो कभी भी निकालो, है ना, फुल छूट चाहिए। लेकिन मसला है यहाँ पे, देखिए हम खुद चाहते हैं ये रिस्ट्रिक्शन, आप खुद ये रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं, आप खुद ये रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं। देखिए अब ये रिस्ट्रिक्शन जो डिसिप्लिन डेटा स्ट्रक्चर में जो डिसिप्लिन मेंटेन की जाती है वो यूं ही नहीं की जाती है, फर्स्ट इन लास्ट आउट किसी को सपना नहीं आया होगा कि यार ऐसा कर देते हैं, इसकी कहीं ना कहीं नीड हुई होगी, एक नीड आप रोज फेस करते हो, डेली फेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं ऐसा कर लूँ, यहीं पे जो करते हैं हम लिखते हैं दिस इज माई कार, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया,
कर दिया, पहला वर्ड डिलीट हुआ, फिर दूसरा डिलीट हुआ, फिर तीसरा डिलीट हुआ, फिर चौथा डिलीट हुआ, सब डिलीट कर दिया, बारी बारी डिलीट किया। सबसे पहले क्या डिलीट किया था मैंने? कार सर। फिर Is माई, sorry my फिर इज, फिर दिस। अब कंट्रोल जेड करूं तो आप क्या चाहते हैं कि क्या आए मुझे पहले? दिस है सर। संडो में सारा आ जाएगा, हाँ, सर पहले दिस है। दिस आएगा। आएगा। जो पहले डिलीट किया था वो नहीं आएगा, जो आखिरी में डिलीट किया था वो पहले आएगा। अगर मैं कंट्रोल जेड करता, यहाँ कार आ जाता, फिर कंट्रोल जेड करता, फिर इज आ जाता, फिर दिस आ जाता, तो आपको अच्छा लगता? नहीं सर। आप बोलते ये क्या बवासीर बना के रखा हुआ है ना? आप जी सर। चाहेंगे कि हमने जिस ऑर्डर में डिलीट किया था उसके रिवर्स ऑर्डर में ही अंडू हो, तो क्या ये स्टैक नहीं है? सोचो, जी सर। देखो हमने ये डिलीट किया, खट से मारा डिलीट, एज्यूम कर लेना वो स्टैक के यहाँ लोअर में आ गया, फिर ये डिलीट मारा, वो आ गया ये लाल वाले पे यहाँ पे, फिर इज उड़ाया, वो आ गया ये पीले वाले पे, और इज आया, वो आ गया ऊपर। मतलब जब भी आप एक टेक्स्ट एडिटर में करते हो आपके वर्ड स्टैक में स्टोर होते हैं। मतलब ऑन डिलीशन इंटरनली पॉप ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। पॉप पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। जब भी आपने डिलीट किया पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, आपके सारे वर्ड कहाँ जा रहे हैं? वो सब स्टैक में घुस गए हैं। अब अगर आपको वापस से पॉप करना है तो आप अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। हमने कंट्रोल जेड प्रेस किया, पुश ऑपरेशन लगा, सॉरी पॉप लगा, तो पॉप होकर के दिस आ गया, फिर कंट्रोल जेड लगा, पॉप हुआ, फिर पीला वाला इज आ गया, फिर कंट्रोल जेड किया, लाल वाला, फिर कंट्रोल जेड किया, स्टैक खाली। समझ गए स्टैक का रियल टाइम यूज? जी सर। तो स्टैक ये फर्स्ट इन लास्ट आउट हमारी नीड थी, इसीलिए इसको बनाया गया। अगर ऐसी नीड ना होती तो ना बनाया जाता। तो कहीं ना कहीं जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे फर्स्ट इन लास्ट आउट हो, चाहे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, ठीक है, चाहे लीनियर हो, चाहे ट्रीज हो, सब कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो ये हमने आपको स्टैक पहले समझा दिया कि स्टैक का रियल टाइम यूज। ध्यान रहिए इसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन अगर हम बात करें, ऐसे तो बहुत एप्लीकेशन है, टेक्स्ट एडिटर में ये यूज होता है। टेक्स्ट एडिटर में जब आप डिलीट करते हो तो परफॉर्म होता है पुश, और जब आप अंडू करते हो तो पॉप। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, अब जावा में भी रिकर्शन जब हम कर रहे थे तो भी तो स्टैक ओवरफ्लो आ रहा था, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं स्टैक है। अब समझिए कैसे स्टैक है। इस प्रोग्राम में पूरे नंबर ऑफ मेथड कितने हैं भाई? सर दो मेथड हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, पहले ना इसको उठा लेते हैं। इसको यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद आराम से हम उसको हटा के बात करेंगे। तो टोटल हमारे पास 2 मेथड हैं। अच्छा, सबसे पहले कौन सा मेथड चल रहा है? 2 मेथड, एक मेथड है मेन मेथड। एक, हाँ। तो सबसे पहले मेरा मेन मेथड चल रहा है। चलिए ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मेथड चलता होगा तो इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हैं, ऑब्जेक्ट बनाया गया है या वेरिएबल्स होंगे या मेथड के सब नाम वाम हैं जो भी हैं, क्या इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता होगा मेमोरी में? यस सर। किया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, किया ही जाएगा। तो ये बताइए कि रिकॉर्ड सबसे पहले कौन से मेथड का मेंटेन होगा? मेन वाले का पहले मेंटेन होगा कि M1 का पहले मेंटेन होगा? मेन। सबसे पहले मेन, जो पहले चलेगा उसका रिकॉर्ड पहले मेंटेन होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। तो जब भी एक मेथड रन होता है, जब भी हम मेथड को रन करते हैं, मेथड का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जब भी एक मेथड रन होता है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेमोरी के अंदर मेंटेन किया जाता है। मेमोरी मींस रैम के अंदर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड रैम के अंदर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा भी है कि भाई हम मान लीजिए मेरी सुबह से मैं 10 क्लास ले चुका हूं और 10 क्लास में हजारों मेथड रन कर चुका हूं, तो सिर्फ एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन होता होगा मेमोरी, या मेमोरी से डिलीट भी होता होगा? सर डिलीट भी होता सर डिलीट भी होता है। ऐसा तो नहीं कि भरते जाएगा। तो कब मेंटेन होता है, मैं अब बता देता हूं आपको। जब मेथड जब तक रनिंग में होता है तब तक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, और जैसे ही मेथड कंप्लीट होता है रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाता है। जब मेथड पूरा चल गया तो अभी रिकॉर्ड का कौन सा काम है, अब दोबारा चलेगा तो दोबारा मेंटेन किया जाएगा। तो जब कंप्लीट हो जाता है तो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब आप ये बताएं कि जब जैसे मेन पहले चला तो मेन मेथड का रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, फिर जब M1 यहां से चलाया गया तो M1 का भी रिकॉर्ड मेंटेन हुआ। ये बताइए कि कौन सा मेथड सबसे पहले चलना बंद हुआ? M1 M1 मेथड। ध्यान दो, मेन में कंट्रोल यहाँ, अनम जी समझ रहे हैं ना? कंट्रोल मेरा Yes, sir. हाँ। Yes, sir. कंट्रोल मेन पे आया तो मेन हमारा रनिंग पोजीशन में आ गया। अब ये रनिंग पोजीशन में है, इसके अंदर सब रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, जो भी वेरिएबल वगैरह सब। और यहाँ से अब ये मेथड कंप्लीट कब होगा? जब तक ये क्लोजिंग ब्रैकेट कॉल नहीं होता, मतलब यहाँ तक जब तक कंट्रोल रीच नहीं करता, हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेथड कंप्लीट हो गया। तो मतलब कि सबसे पहले मेथड M1 स्टार्ट हुआ, फिर इसी के अंदर से M2 स्टार्ट हो गया, तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन हुआ। अब रिकॉर्ड डिलीट होना चालू होगा। जैसे M1 पूरा कंप्लीट हो गया, M1 का रिकॉर्ड डिलीट, और फिर जैसे मेन कंप्लीट हुआ, मेन का रिकॉर्ड डिलीट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो रिकॉर्ड जिसका पहले रिकॉर्ड बन रहा है डिलीट उसका लास्ट में हो रहा है, और जो मेथड लास्ट में चल रहा है उसका रिकॉर्ड पहले डिलीट हो रहा है। तो इस रिकॉर्ड को कौन से डेटा स्ट्रक्चर में रखा जाए कि ये वाला सीन फिट हो जाए? सर क्यू में। हाँ, जो देखो जो पहले चल रहा है उसको लास्ट में डिलीट करने का है, और जो लास्ट में चल रहा है उसको पहले डिलीट करने का है। स्टैक में सर। स्टैक है, वैसा ही तो स्टैक है। अब देखिए, Last in, first out. हाँ, अब सबसे पहले चला भाई मेन मेथड, तो सबसे पहले स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ मेन मेंटेन हुआ। दिस इज AR ऑफ मेन, AR ऑफ मेन, एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ मेन। ठीक है, उसके बाद कौन सा चला? M1 M1 ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ M1। मैं अभी के लिए रिकर्शन बंद कर देता हूं, ये तो रिकर्शन हुआ नहीं। तो M1 जब पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे ही M1 कंप्लीट हुआ तो सबसे पहले ये पॉप हो जाएगा और फिर ये वाला पॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन होता है स्टैक में। स्टैक में ही कोई पूछ दे कि क्यों होता है, तो भाई नीड ही ऐसी है कि जो लास्ट में चल रहा है वो पहले डिलीट होना चाहिए, और जो सबसे पहले चल रहा है वो सबसे आखिरी में डिलीट होना चाहिए। तो जो फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट हमें चाहिए ही, तो हम स्टैक में स्टोर कर लेंगे। इसीलिए जावा डेवलपर्स ने इंटरनली इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन लिखा है कि मेथड्स के एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो स्टैक में स्टोर होते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? बताएं भाई, यहां तक कोई दिक्कत? आनंद जी कोई दिक्कत? नहीं सर सही है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब हमने क्या कर दिया, रिकर्शन कर दिया। लो भाई ये हो गया लफड़ा। अब क्या मेन क्लोज होगा कि यहीं पे घूमता रह जाएगा? घूमता रह जाएगा सर। घूमता रह जाएगा। और रूल के अनुसार जितनी बार मेथड चलता है उतनी बार एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता रहता है, और ये मेथड कंप्लीट भी नहीं हो रहा ना, उसका क्लोजिंग तो चल ही नहीं रहा है। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, अगेन M1 चला, फिर रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, अगेन M1 चला। तो होगा क्या कि एक्टिवेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ
M1 बनता जाएगा। लो भाई, बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया, और एक दिन पाप का घड़ा फुटबे करेगा। ठीक है, इसी फाइनली स्टैक पोजीशन ओवरफ्लो बोलते हैं। होगा। हाँ, करेक्ट, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। डुप्लीकेट हो जाएगा ना सर, बट एक्टिवेशन रिकॉर्ड मतलब सेम भी अगर होगा तो भी क्रिएट जी होगा जी वो जी, बार सेम भी होगा तो बनते जाएगा, बार। रिकॉर्ड मेंटेन होते रहता है, क्योंकि जरूरी नहीं ना है कि एक मेथड दोबारा चले तो सेम ही चीज हो, डायनेमिकली वैल्यू भी तो आ सकती है। हाँ राइट। आपने rec.m1 कॉल किया और मान लो ए की वैल्यू भेजी, फिर आपने rec.m1 फिर से किया, फिर दूसरी वैल्यू भेजी, या एक मेथड को हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से भी तो कॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड जितनी बार मेथड चलता है उतनी बार बनता है, ओके। क्योंकि डायनेमिक वैल्यू आ सकती है, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल हो सकते हैं। तो हर बार जितनी बार कॉल होगा उतनी बार रिकॉर्ड मेंटेन होगा, क्योंकि मेथड तो वही है लेकिन जो कॉलिंग हो रही है वो अलग तरीके से हो सकती है। तो यही रीजन है स्टैक ओवरफ्लो का जो आप यहाँ देखते हो। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं दिस, अब सवाल है कि ये कितनी बार घूमेगा बीच में, तो ये देखिए डिपेंड करता है नंबर ऑफ, या ऐसे लिख दें कि लिमिट साइज ऑफ रिकर्सिव कॉल। तो देखिए ये लिमिट कुछ फिक्स नहीं बताई जाती है जनरली। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं और 32 बिट पे हैं, ठीक है, तो स्टैक की कुछ साइज दी जाती है जो कि है होती है 1 MB। ये भी फिक्स नहीं हो सकती है, अलग अलग जेवीएम, जिस तरह से जेवीएम बनाया गया है और जिस तरह से प्लेटफॉर्म है, जैसे विंडोज के लिए कोई जेवीएम बनाया गया है, ठीक है, तो उसका अलग रहेगा, लिनक्स के लिए अलग रहेगा, 32 बिट के लिए अलग रहेगा, मैक के लिए अलग रहेगा, लेकिन विंडोज 32 के लिए और 64 के लिए, ठीक है, 1 MB होता है, विंडोज के लिए भी और मैक के लिए भी। किसका साइज मैं बता रहा हूँ, 1 MB स्टैक साइज। अब 1 MB स्टैक साइज में जितना आपका रिकर्शन आ जाए, अब ज्यादा इसमें तामझाम आप ज्यादा वेरिएबल वगैरह भरे रहेंगे तो 1 MB आपका जल्दी भर जाएगा। वही अगर आप लिनक्स में जाएंगे तो लिनक्स में कम होता है, 320 किलोबाइट होता है लिनक्स में होता है, लिनक्स में आपका मिलेगा 320 KB, ये साइज मिलता है आपको स्टैक साइज। अब ये आपका जब भर जाए तब रिकर्शन बंद हो जाएगा, लेकिन हम इस साइज को बढ़ा सकते हैं, इस स्टैक साइज को हम बढ़ा सकते हैं। अब वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान रहे, ये जो हम बता रहे हैं 1 MB, ये जरूरी नहीं कि आप एकदम इसको एकदम दिमाग में भर ले कि यही होता है, भाई चेंज भी हो सकता है, कोई अलग जेवीएम का इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई अलग, भाई डिफरेंट डिफरेंट जेवीएम्स भी बनाए जाते हैं, कोई अलग जेवीएम कोई बना के रखा हुआ है, उसने जेवीएम की इम्प्लीमेंटेशन अपने से दी है, तो वो हो सकता है उसको चेंज करके रखा हो। लेकिन एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 MB जनरली आपको मिल जाता है फॉर विंडोज एंड नॉर्मल जेवीएम का, ठीक है। अब जब भी आप किसी क्लास को रन करते हो तो रनिंग के टाइम आप इस साइज को बढ़ा सकते हो। अब उसका एक कमांड होता है, वो कमांड भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये काम तुमने बहुत पहले किया था। तो एक बार हम लोग आइए चेक करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम इस ऐसा पहले हम इस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इस लोकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं हम, लॉन्च पे अगर मैं राइट क्लिक करूं, और पहले ये बताइए कि इतनी बात समझ में आई ना जो हमने बताया, ये जो रिकर्शन हमने समझाया है स्टैक ओवरफ्लो। यस सर। हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि स्टैक ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, तो अब बस हम आपको इतना ही दिखाने की कोशिश करेंगे, वो भी सक्सेसफुली होगा कि नहीं होगा वो अभी देखेंगे, लेकिन अभी हम बस इतनी ही कोशिश करेंगे कि आपको हम ये शो करें कि स्टैक की साइज बढ़ाई जा सकती है। एक एक्सेल NS करके कुछ होता है, रुको अभी देखते हैं, नहीं होगा तो हम लोग गूगल कर लेंगे, गूगल तो अपने पास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लॉन्च की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ये फाइल कहाँ है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज में चल जाएं आप, और ये रहा लोकेशन, यहाँ क्लिक कर दें। तो ये रहा हमारा लॉन्च। आइए जरा यहाँ पे हम CMD ओपन करेंगे। क्या तरीका है CMD ओपन करने का, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके CMD लिख के एंटर मार दें, तो CMD आपका यहाँ पे खुला है। एक बार मैं करूँ लॉन्च, इसको क्या करते हैं हम लोग, जावा launch.java चलाते हैं एक बार इसको।
सॉरी, यहाँ पे हम लोग यहाँ ओपन नहीं करते हैं, रुक जाइए, SRC पे आते हैं हम लोग। वो पैकेज भी तो है इसमें, SRC कहाँ गया, हम लोग SRC के अंदर ही है ना। चलिए यहाँ पे CMD, अब सोर्स फोल्डर पे CMD ओपन करें, ध्यान रहे आप इस पे यहाँ तक जाए, इस सोर्स फोल्डर पे CMD ओपन करें आप। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया आपने, सोर्स फोल्डर, यहाँ देख लीजिएगा लास्ट में SRC लिखा होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जावा स्पेस, हमारा लॉन्च का लोकेशन क्या है, लॉन्च की लोकेशन com/start, कॉम का स्टार्ट ही था ना, देख लेते हैं, स्टार्ट और देन लॉन्च, तो देन हमारा है launch.java, इस बार चलना चाहिए। क्या दिक्कत हो रहा है भाई? सर जावा सी, हाँ नहीं, जावा सी नहीं लिखा सर, जावा सी कंपाइल कर देना, पहले कंपाइल कर देते हैं। चलिए, तो दोनों को कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी कर देते हैं और स्पेस देके, और दूसरा कहाँ था भाई, com/ क्या था बताइए, रिकर्शन, हाँ हाँ सर रिकर्सन। हाँ रिकर्शन, ये पैकेज हो गया, और देन जरा देख ले भाई, अच्छा पैकेज मेथड डॉट रिकर्शन है, मेथड डॉट रिकर्सन। हाँ तो ये हम लोग इसको हटाएंगे, methods/recursion.java। अब ये सब लफड़ा क्या है कि मतलब रिसर्च वाला लफड़ा है, ये सब तो कभी हमने बहुत कम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। बाकी चलो चलो इस बार परफेक्टली हो गया कंपाइल। देन हम जावा सी कर देते हैं। अब जावा सी डायरेक्ट कंपाइल रन हम लोग कर सकते हैं, तो मैं कर दूंगा com/start/launch.java, ये हमने कर दिया ना, तो यहाँ पे आपका रन होगा। अब ये रन हो रहा है, जरा देखते हैं कितनी बार रन होता है। अच्छा ये तो होता ही जाएगा, अभी इसको रोकना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो वैल्यू लिए है ना, ठीक है सही था, हम लोग ट्राई करते हैं वापस से। SRC पे आएंगे, CMD ओपन करेंगे, और फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। डॉट क्लास फाइल तो बनी गई होगी ना, तो com/ क्या था, मेथड्स, सॉरी start/launch.java, और देन हम यहाँ पे जावा कर देंगे एंड एंटर करेंगे। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू हाँ सर। जी सर अभी आवाज आ रही। स्क्रीन दिख रहा है, हाँ जी सर। सर दिखाई दे रहा है। ये इतनी बार हेलो जी सर आपका वॉइस सर, आवाज आ रही है सर आवाज। ठीक ठीक ठीक, ये देखिए कितनी बार चला है, 5 5 स्क्रीन शेयर ऑफ हो 4 गई। 6। स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर दिए। स्क्रीन नहीं आ रही है, एक मिनट देखिए अभी दिख रहा है। हाँ सर। तो कितनी बार चला है, 5546। 5546, इतने के आसपास ही चलेगा ना। मैं दोबारा से रन करता हूँ, तो मैं उठा लेता हूँ, ये इतना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ वापस से बंद, और वापस से जाऊंगा मैं इसी SRC पे, CMD खोलूंगा,
कंट्रोल वी करके एंटर मारूंगा। ठीक है, इस बार देखते हैं कितना है। हालांकि इंटरव्यू में आपको कोई इतना डीप में नहीं घुसेगा कि इस स्टैक की साइज बढ़ा के बताओ, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये सब करने से इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपको जावा में मजा आएगा। जितनी इंफॉर्मेशन लेंगे आप किसी की चीज के बारे में, आपको इंटरेस्ट आएगा। एक एग्जांपल हमेशा हम देते हैं, जैसे मान लो कि मैं बोलूं मेरे पास एक फोन है, क्या आपको उस फोन को खरीदने का इंटरेस्ट है? तो आप क्या बोलेंगे? जानकारी दो, हाँ मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है। हाँ, इंफॉर्मेशन मांगेंगे हमसे। हाँ, अगर हमने बोल दिया कि भाई नोकिया का है, नहीं नोकिया तो भाई वो हो गया थोड़ा, मतलब लीजेंडरी फोन हो गया, वो बिक जाएगा। बोल देंगे चाइना वाला फोन है, 50,000 में बेचेंगे, इंटरेस्ट खत्म, जीरो। वही बोल देंगे भाई आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है 2,000 में, इंटरेस्ट नेक्स्ट लेवल। तो जितनी जानकारी ले सकते हो आप लो, भले इररिस्पेक्टिव कि आप उसको इंटरव्यू में पूछे या ना पूछे, वो एक अलग मैटर है। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें, फिर तो आप ये सब गेम नहीं खेल सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं तो अच्छा ही रहता है। तो देखिए वही 5,540, 46, 45 ऐसे ही आपको आसपास 5500 के आसपास रिकर्शन आपको मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्टैक की साइज बढ़ाएंगे। आइए, तो हम यहाँ पे वापस से CMD ओपन करेंगे और हम कमांड में क्या लिख देंगे, यहाँ पे जावा के आगे हम क्या लिखेंगे, -x++। ये कमांड होता है स्टैक की साइज बढ़ाने का। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 GB, 1 GB, ठीक है, तो देखो क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है, देखिए इनवैलिड स्टैक साइज बोल रहा है ना। जी सर। बोलो भाई तुम पागल हो, GB स्टैक साइज, ठीक है, ये गलत है। तो हमने बोल दिया ये MB में लिया जाता है, हमने ले लिया 5 MB, 5 MB। अब देखो रन करेंगे, देखना आप, 1 मिनट, सॉरी MB नहीं लेते हैं, सिर्फ M लिखते हैं, सिर्फ M लिख देंगे ना तो काम हो जाएगा। ये देखिए अभी चले चले चलता ही जाए। अब 5,000 पे नहीं रुकेगा ये, हमको मेरे ख्याल से 5 का 5 गुना तो जाना ही चाहिए, 25,000 तक तो जाएगा ही। फिर भी देखते हैं, ये गाड़ी 6,000 गई, 5 नहीं रुका। अब चलिए देखते हैं कब रुकता है, 25 तक तो रुक जाना चाहिए। ये 28 पे रुका है, ठीक है, मतलब 5,500 ना था, समझ गए ना। हाँ सर। 5 गुना स्टैक साइज बढ़ा आपका। जी सर। ये देखिए, इससे ये भी मालूम पड़ता है कि 5 MB हम लिए तो 28 आ रहा है, मतलब जो पहले आ रहा था वो 1 MB का ही आ रहा था। तो जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन हम बोल रहे थे आपसे कि 1 MB यूज होता है, ये भी कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है। यस। तो ये कमांड आप लिख लें भाई, मैं लिख के आले, हम आपको नोट्स में डाल देते हैं। लेकिन ये कमांड कहाँ चलाना है फिर से देख लो, फिर से बताता हूँ, आपको SRC पे जाना है। ठीक है, मैं एक बार CMD बंद है ना, हाँ चलो मैं आपको बता देता हूँ फिर से स्टार्टिंग से, थोड़ा किचिर पिचिर हो गया था। SRC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चल जाओ और यहाँ से क्लिक कर लो, SRC लोकेशन पे आप पहुंच जाओगे। ये पहुंच गए, SRC के अंदर जा करके यहाँ CMD ओपन कर लो। ओपन कर लिया, सबसे पहले आपको SRC के अंदर दोनों क्लासेस को कंपाइल कर लेना है। आप जावा सी कमांड डालेंगे, जावा सी, दोनों का लोकेशन कॉम डॉट, बेसिकली क्या होता है स्लैश, मतलब फोल्डर्स बनते हैं अलग अलग। तो कॉम के अंदर एक स्टार्ट के अंदर मेरा लॉन्च डॉट जावा था, और दूसरा कहाँ था भाई, कॉम के अंदर स्लैश मेथड्स मेथड के अंदर रिकर्शन डॉट जावा। देखो भैया कोई गलती तो नहीं है, स्पेलिंग ठीक है ना। चलो एंटर मारे तो ये मक्खन, ठीक है। अब हम करेंगे जावा, अब आपको वही XSS और कितना MB, सॉरी यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, माइनस देंगे सर, स्पेस माइनस, ये माइनस XXS। और आपको कितना भाई चाहिए, 1 MB, 2 MB, 4 MB, 5 MB, मान लो 2 MB ले लिया, तो हम यहाँ सिर्फ लिख देंगे 2M। और देन आप अपना लोकेशन, भाई अपने लॉन्च का लोकेशन देंगे ना, रिकर्शन का नहीं, क्योंकि मेन मेथड JVM मेन को कॉल करता है। तो कॉम स्टार्ट स्लैश लॉन्च डॉट जावा, ये आप दे देंगे, दैट्स इट, डन, ये आपका चल जाएगा। तो ये इसको हम, तो चलिए हो जाने देते हैं पूरा। तो ऊपर का हम आपको फोटो स्क्रीनशॉट निकाल के दे देते हैं, या रुकेगा ये नहीं रुकने वाला।
ठीक है, तो मेन पर्पस आज की क्लास का आपको यही सिखाना था। तो मेथड में आप बहुत सारी चीजें सीखे। आप ऑब्जेक्ट बना करके मेथड कॉल करते हैं, याद रखिएगा नियम। नॉन स्टैटिक मेथड चूंकि हम बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बना करके मेथड कॉल करेंगे। मेथड में कैसे वैल्यू भेजेंगे, कैसे रिटर्न लेंगे वो भी जान गए। रिकर्शन हम करेंगे, इसलिए हम लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल भी समझ गए, रिकर्शन को भी समझ गए। ठीक है, और साथ में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पे देखी। देखिए इस बार हम लोग का डबल चला है, लगभग 2 MB लिए थे ना, तो 11,000 तक चला है। तो अब आप स्टैक ओवरफ्लो भी समझ चुके हैं। तो मैं, अरे यार कहाँ चला गया यार, वो पूरा कमांड ही गायब हो गया, कहाँ चला गया। हाँ, पूरा क्लियर करना हो तो CLS अब पूरा क्लियर नहीं करना है ना गुरु। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो वही है ना, स्क्रीनशॉट मार लेना यार, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ठीक है, कर लोगे ना इतना आप लोग? हाँ सर। तो बाकी हम मेन कमांड लिख देते हैं। चलिए हम मेन कमांड लिख देते हैं, जावा -XSS 2M और जो भी है कॉम स्टार्ट लॉन्च। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको चाहे तो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो मेथड में आपको मैंने सारी चीजें बता दी, एक चीज छोड़ के अभी। ठीक है, वो चीज क्या है? वो है आपका मेथड ओवरलोडिंग। अब वो हम अभी बताएंगे भी नहीं आपको, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग से होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और मेथड ओवरलोडिंग से पहले टाइप कास्टिंग समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग जब आप करेंगे ना तो वहां पे एम्बिग्युइटी एरर आता है टाइप कास्टिंग वाला। लेकिन हम क्यों उसको छोड़ रहे हैं? क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जाता है। फिर जब हम बोलेंगे कि देखो यहाँ हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया, तो आप बोल देंगे कि ये क्या होता है। तो आराम से हम लोग ऊप्स कंसेप्ट अब हम लोग शुरू करेंगे। बारी आ गई है कि ऊप्स शुरू किया जाए हम लोग। तो कल से हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और एक बार क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ लेंगे तो बीच में छोटे छोटे टॉपिक जैसे ऑपरेटर्स हो गया, और जैसे हमारे ऑक्टल वैल्यू कैसे हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, बाइनरी वगैरह कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक है बीच बीच में हम आपको डोज देते रहेंगे, और मेन भी टॉपिक हमारा चलता रहेगा। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप।